सुधांशु जी, इसलिए कहते हैं सुधांशु ये जी, अघोषित इमरजेंसी तमाम है, बातें आप अभय दुबे की तरफ से भी की गई थी, आप जवाब देना चाह रहे थे उसका, लेकिन उसके साथ ही कि बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि आप लोग अपने दौर की नाकामियों को छुपाने के लिए 70 साल पीछे ले जाते हैं सारी बातों को। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से एक सशक्त ऑपोजिशन यहां पर 10 साल के बाद एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा, ये सारी चीजें, इसकी तैयारी तो आप लोगों ने पहले ही कर ली होगी ना कि इस बार का संसद सत्र कैसा होने वाला है। देखिए, अभी आपने भदौरिया जी को सुना, इनके तेवर, तलखी और सुर और तान तीनों में लग रहा है ये चुनाव से पहले वाले मोड से बाहर ही नहीं आ पाए। कविता भी वही सुना गए जो चुनावी दौर की थी और भाषण भी वही दे गए जो चुनावी दौर का था। आजकल एआई और चैट जीपीटी का जमाना है, अगर इनकी बातें चेक कर ली जाएं तो कोई भी विषय हो, किसी भी विषय में डिबेट हो, इनके शब्द वही रहेंगे। कोई एआई से जाके चेक कर सकता है, इनकी बात है नहीं, वो घूम फिर के वही बोलते रहेंगे, अन्यथा कुछ नहीं। तो मैं गंभीरता से लेते हुए अभय दुबे जी की बात का जवाब देता हूं, उनका क्रमवार जवाब देता हूं। अभय दुबे जी, आप कांग्रेस के, मैं अपेक्षाकृत आपको सभ्य और अध्ययनशील प्रवक्ता मानता हूं। आप ये बात कैसे बोल गए कि इमरजेंसी का प्रीवी पर्स से लेना देना? प्रीवी पर्स 1968 में हटाया गया, इमरजेंसी 1975 में लगी, और प्रीवी पर्स से हमसे क्या लेना देना? सरदार पटेल ने जब एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया था तो प्रीवी पर्स दिया था, इंदिरा गांधी ने हटाया, तो मतलब इंदिरा जी ने कहा सरदार पटेल गलत थे, हम कहां से बीच में आ गए? बैंकों का नेशनलाइजेशन 1970 में हुआ और हमने नहीं बोला। इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने उस पर इस्तीफा दिया। इंदिरा जी और उनके वित्त मंत्री के बीच की लड़ाई थी, और पर्ची हम पे फाड़ रहे, वो भी कब? 25 जून 1975 के बाद की। इसलिए तथ्यात्मक आधार पर आपके जैसे विवेकशील व्यक्ति को ये बचने, कांग्रेस वाले लोग तो अनाप शनाप बोलते हैं, मगर मेरे विचार से बचना चाहिए। अब आइए वर्तमान वाले विषय के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा अघोषित इमरजेंसी। महोदय, इमरजेंसी का दौर होता ना तो आपने जितनी बातें बोली है ना, इतने पे तो जेल हो गई होती, और जेल तो छोड़िए, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि वापस आप आ जाते। मैंने बोला ना, वहां यह था केवल इतना कह देने से कि इंदिरा गांधी की सरकार हटनी चाहिए, और उसके बाद गए। आज की डेट में कह रहा हूं, मोदी जी के बारे में हमने इमरजेंसी में कभी इंदिरा जी की मौत की कामना नहीं की। आज मोदी जी की मौत, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, बोटी 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 काट दूंगा कहने वाला व्यक्ति जो सपा का सदस्य था, उसे कांग्रेस में लाकर सहारनपुर से सांसद बनाया गया, और वो संसद में शपथ ले रहा है। कम से कम कुछ शर्म आनी चाहिए यह कहने से पहले कि यह अघोषित इमरजेंसी लग गई है। मुझे लगता है इमरजेंसी और संविधान के गरिमापूर्ण विषयों को इस प्रकार से मजाक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो इमरजेंसी वो होती थी कि 1980 में इंदिरा गांधी लौट के आई तो सारी विपक्ष की सरकारें बर्खास्त कर दी। 1992 में ढांचा गिरा तो अब उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त करते समझ में आता था, भाजपा सारी सरकारें बर्खास्त कर दी, और उसके बाद वो बर्खास्ती भी अवैध साबित हुई। अब आइए, जो मैंने अभी बोला इसका जवाब नहीं दिया, और कितना दुखद बात है कि समाजवादी पार्टी जिसने उस कष्ट को भोगा था, आज सत्ता के लिए कैसे एक साथ में आ गए। और इनके शासनकाल में संविधान कहां खत्म होता, इमरजेंसी क्या थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और लखनऊ में 2 बड़े अखबार के कार्यालयों पे हिंसक हमले, तोड़फोड़ हुई थी, क्योंकि खबर इनकी इच्छा के विरुद्ध छप गई थी। और मैं बताना चाहता हूं, भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण है जब हाई कोर्ट के परिसर में दंगाई घुस गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेना बुलानी पड़ी थी, और डेट के साथ कोट कर रहा हूं, 13 सितंबर 1994 इनकी सरकार ने प्रदर्शन किया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया, हाई कोर्ट के परिसर में सेना वो घुस गए थे दंगाई, तब सेना को बुलाना पड़ा था। इन लोग, ये होती है अघोषित इमरजेंसी। अभय दुबे जी, अघोषित इमरजेंसी वो होती है जब आपने इनकी उस सरकार का समर्थन दिया था जिसने कार सेवकों के सर पे रख के गोली चलाई थी और मारे गए थे सैकड़ों लोग, और कहा था सिर्फ 16 मरे हैं, और उसके बाद जलवे से कहा था मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अघोषित इमरजेंसी वो होती, 5000 सिखों का कत्लेआम हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री कहता बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसलिए मैं मान्यवर सिर्फ उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। और अघोषित इमरजेंसी ये होती है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन के पटल पर खड़े होकर जवाब देने से इस कदर बचते हैं कि वो सदन के पटल पर खड़े होकर बोलते हैं 100 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जिसने न जाने कितने जवाबों की आबरू रख ली। इमरजेंसी में जानते क्या था? एक एक वाक्य, एक एक शब्द मीडिया को वेट करवाना पड़ता था। तो सूचना विभाग जाता था, अखबार का एक एक चीज, वो लाइन और शब्द तय करेंगे, वही छपेगा। इसलिए महोदय जो बात है तो गंभीरता से करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, आज विपक्ष को बड़ा मैंडेट दिया है, पिछली बार से बेहतर दिया है, तो बड़ी उत्तरदायित्व भी दिया है। ईमानदारी से गंभीर विपक्ष की बात सुनिए, और हमें बैसाखियों की बात कहने वाले 99 सीटों के ऊपर खुद के आकाश में खड़े हुए हैं।
इसलिए ईमानदारी से बात करिए। और जो बात आपने प्रोटेम स्पीकर की कही, ये सक्सेसिव वाला ही रूल तो हमेशा फॉलो हुआ है। अगर आप सक्सेसिव 7 टर्म का हटा दें तो 2004 में क्या जॉर्ज फर्नांडिस जी से ज्यादा किसी के पास अनुभव था तो काहे बाबा साहब विखे पाटिल को बनाए थे? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर सुरेश कुडिकुनाल जी के प्रति इतनी आस्था है आपके मन में, तो क्या वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे लोकसभा में, या केरल में सीएम के उम्मीदवार बनेंगे, या उनको दलित के नाम पर सिर्फ राजनीति का मोहरा बनाने के लिए रखा गया है? या कभी ऐसा दिखेगा कि दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एक सांसद को उसकी बर्थडे पर केक काटकर खिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे? राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद है आज की डेट में, ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना नेता प्रतिपक्ष है, ना महासचिव है। कितने सांसदों को खिलाएंगे? तो ये समझ में आता है। इसलिए जो आपकी पार्टी कर रही है वो पूरे देश की, पूरी जनता को दूध का दूध, पानी की पानी की तरह दिख रहा है। चुनाव के समय एक मुद्दे के तौर पर उठा अभय दुबे जी ये सारा मामला कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आ गए। 400 पार नहीं आए, आप लोग खुद कह रहे हैं, आप लोग 240 का बार बार, 241 का जिक्र बार बार करते हैं, तब फिर क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? क्यों संविधान की प्रतियां? और सुधांशु जी जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उन सब का जवाब। श्वेता जी, मैं इतिहास से प्रतिशोध लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं जाकर तर्क सहित ये बात सिद्ध कर सकता हूं कि इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी, 1970 से लेकर 75 तक के हालात, उस पर नहीं जाना चाहता। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अनुराग भदौरिया को, कि बिहार से आवाज उठी थी और नेताजी से जवाब चाहा था। 1975 का जवाब आज 2024 में बिहार ही से तो उठी थी। अनुराग नाम का लड़का जो कह रहा है कि मुझे एक दिन पहले नीट का पेपर दे दिया गया था, आपका समाचार चैनल ये बात दिखा रहा है कि जो जला हुआ पेपर है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वही मूल पेपर था जो नीट की परीक्षा में दिया जाना था। उसका संज्ञान मेरे मंत्री क्यों नहीं लेते? अग्निवीर की आवाज भी तो बिहार से ही उठी थी। क्या कारण है कि 4 साल में वो सेना पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले जवान को आप रिटायर कर देंगे प्रधानमंत्री जी, और आप 3-3 बार 15-15 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं? हमने क्यों कहा सुधांशु त्रिवेदी जी? हमने इसलिए कहा बदनुमा दाग कि जब चीन भारत की सीमा के अंदर घुसकर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 से लेकर गोगरा पोस्ट से लेकर हमारी जो फिंगर एरिया तक नए बफर जोन बना दे, आपका सांसद तापिर गांव कहे कि अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर चीन की सेना घुस जाए और मेरे देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे दें कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है। इसलिए हमने सवाल खड़े किए जिस पर आप सदन में चर्चा भी नहीं कराना चाहते थे सुधांशु त्रिवेदी जी। हमने क्यों कहा कि 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए जाएं और 84% की आमदनी कम कर दी जाए, किसानों की आमदनी 27 रुपए मात्र रह जाए और आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए, तब हम कहते हैं कि बगैर अध्यादेश के ये इमरजेंसी है जिसको ये देश सहने वाला नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, वादा क्या किया था प्रधानमंत्री जी? आपदा में अवसर ढूंढने का। क्या आपदा में अवसर ढूंढा बताइए? एक के बाद एक कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए और जब वोट डिवीजन की मांग की तो सदन में से 21 सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया। ये क्या है? यह अघोषित आपातकाल है जिस पर हम तब भी मुखरता से बोले थे और आज भी राहुल गांधी बोले थे। आज आप क्या कर रहे हैं बताइए? आज जब हम कहते हैं कि संविधान की प्रति राहुल गांधी जी हाथ में लेते हैं कि आरक्षण पर वार मतलब 400 पार, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि लोकसभा में आपने जवाब दिया कि जो हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सरकारी कंपनियों का, उनमें 5,80,000 जो कर्मचारी हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यह आपने घोषित कर दिया। लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री भी संविधान में प्रदत्त आरक्षण पर वार है सुधांशु त्रिवेदी जी। जब आप कृषि के क्रूर काले कानून लाते हैं तो 80% दलित और पिछड़े जो किसान भाई हैं उनके रिजर्वेशन के हक पर ही डाका डालना होता है सुधांशु त्रिवेदी जी। तो हम मुखरता से ये बात उठाते रहेंगे सदन में भी और सदन के बाहर भी, लेकिन आप इतिहास से प्रतिशोध अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये जो जनादेश मिला है ये इस बात का नहीं मिला है कि आप फिर से शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र, मटन, मछली की बात करें। अब देश महंगाई पर जवाब चाहता है। पूछेगा कि वो कौन 2 धन्ना सेठ है जिनको दाल और तेल के व्यापार में आपने कुदा दिया और दाल और तेल 200 रुपए के पार हो गया। देश ये पूछेगा कि 40 लाख करोड़ रुपए का डाका जनता की जेब पर डाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर, और रोज कहते रहे आप कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर आएंगे। आप डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी के नाम पर देश की आंखों में धूल झोंकते रहे। आपके धन्ना सेठ दोस्त
रशिया से क्रूड ऑयल लेकर आते थे और यूरोपियन देशों को बेचते थे, जिसका एक बूंद भी फायदा हिंदुस्तान को नहीं मिला, तो ये देश सवाल करेगा। आपसे तब भी किया था और आज भी करेगा। आज अंतर इतना है कि देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, खड़गे साहब, प्रतिपक्ष के सारे नेताओं को अधिकार संपन्न कर दिया। अब जवाबदेही से आप बच नहीं पाएंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। अगर कानून पास करेंगे तो उसकी जवाबदेही सदन में तय करनी होगी। हम फिर से मांग करेंगे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। जो आपने आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन कर दिया, अरे अंग्रेजों के भी इतने काले और क्रूर कानून नहीं थे जो आपने हिंदुस्तान पर थोप दिए सुधांशु त्रिवेदी जी। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को और ज्वाइंट कमेटी को जाएं। इस बात की विवेचना सदन के अंदर होगी कि कैसे मेरे देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री जी स्टॉक मैनिपुलेशन की बात करता है, कहता है कि आप एग्जिट पोल आने पर के समय कहता है कि आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा, और उस जो 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है उस पर सदन के अंदर बात होगी। चांग चुंग लिंग पर बात करनी पड़ेगी आपको, जो चीनी नागरिक जिसने स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है अडानी की कंपनी, उनके भाई की कंपनी के साथ, उस पर सदन में अब बात करनी पड़ेगी। पहले आपने बात नहीं की सुधांशु जी। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सदन समालोचना करने का अधिकार, यही तो दायित्व देश की जनता ने दिया है। आप इतिहास से प्रतिशोध अब ज्यादा दिन नहीं ले सकते। संविधान में आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी और संविधान के प्रशस्त और प्रदत्त मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए हम बात भी करेंगे। और यह भी याद रखिएगा, बहुत लंबी सरकार नहीं है ये, बैसाखियों के सहारे 6 महीने 8 महीने से ज्यादा सरकार चलेगी नहीं। जो रवैया आपने सदन में प्रारंभ होते ही दिखाया, उससे तो इसी बात का आभास होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने वाले राजीव जी, आप लोगों को इतनी बार सहयोगी पार्टी नहीं कहा जाता है जितनी बार बैसाखी कह दिया जाता है बीजेपी का। तो ये बताइए कि एक सहयोगी होने के नाते, चूंकि कुछ मुद्दे आप लोगों की तरफ से भी उठाए गए थे, जैसे अग्निवीर को लेकर केसी त्यागी की तरफ से कहा गया था कि आप लोग चाहेंगे कि सरकार विचार करे, तो इन चीजों को सुनने के लिए बीजेपी अभी तैयार है या आप लोग और दबाव बनाएंगे कुछ? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ दबाव या टकराव के बजाय समन्वय और संवाद के जरिए कई ऐसे मसले हैं जिनको एनडीए के उस दौर को भी आप याद कीजिए जब नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, और कई ऐसे विवादित मुद्दे थे जिनको लेकर हमारी असहमतियां हो सकती थी, उनकी प्रतिबद्धता थी, लेकिन एक संतुलन साध करके कार्यकाल सरकार ने पूरा किया, अटल जी की सरकार। आज भी अग्निवीर योजना निसंदेह उसके कुछ खामियों को लेकर हमने अपनी ओर से केंद्रीय नेतृत्व को कहा है, और साथ ही साथ जातीय जनगणना, इस पर भ्रम जितना पैदा करने की कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन जातीय जनगणना के पक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी उस बिल के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है विधानमंडल के दोनों सत्रों, दोनों ही सदनों। इसीलिए इन कई सवालों का समाधान समय के साथ निकल आएगा, और जो इनकी राह है वो ज्यादा मुश्किल मुझे दिख रही है। इस चुनाव के दौरान ये अलायंस तो इनका बैसाखियों पर टिका हुआ था, इस अलायंस में कोई साथ होकर लड़ रहा है, सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाकर, ये बंगाल जैसा उदाहरण था, ये पंजाब था, ये केरल था। उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया जी की पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरी समय तक, यहां तक कि राहुल जी की न्याय यात्रा में शामिल होने से अखिलेश जी ने ऑन रिकॉर्ड मना किया था कि जब तक सीटों का समझौता नहीं हो जाएगा हम लोग न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो। राह इनकी मुश्किल है, ये 25 वर्षों का अलायंस है एनडीए, और ऐसे कई मुद्दे हैं, इसे मैं स्वीकार करूंगा जहां हमारी असहमतियां हैं कुछ। श्वेता जी, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि उसमें संशोधन। श्वेता जी एक 10 सेकंड दीजिएगा। मैं अपनी बस नहीं आप सुन लीजिए, इतने लंबे प्रवचन के बाद आप लोग जो रीजनल पार्टी नहीं आप इसके बाद बोलिएगा, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात खत्म नहीं कर रखिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कहते हैं एनडीए के बारे में, उसको निराधार आने वाला समय साबित करेगा। इन्हें खुद को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनका समाधान ये क्या करेंगे, ये इन्हें बताना। ठीक है अभय जी, बहुत छोटे में बोलिएगा जी। एक 10 सेकंड बस बिल्कुल छोटा सा। देखिए मेरे अभिन्न मित्र हैं राजीव रंजन जी, सुधांशु जी भी अभिन्न मित्र हैं।
एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में साफ इनकार कर दिया था कि जातिगत जनगणना केंद्र का अधिकार है, आर्टिकल 246 में एंट्री, जो 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में, और यही ऐसा ही शपथ पत्र बिहार के संदर्भ में भी दिया था, तो इससे उनकी मंशा साफ हो जाती। समर्थन मूल्य का सुधांशु जी बनाने को लेकर केसी त्यागी जी और आप हर डिबेट में कहते रहे, आज दोहराइए। अनुराग जी आप अपनी बात रखिए, सुधांशु जी से हम इस पर फाइनल बोलेंगे। जी देखिए सुधांशु जी, इमरजेंसी पता है किसको कहते हैं? कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए और एफआईआर करके उसके घर पे जाके आप कुर्की की नोटिस लगा दो, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी किसको कहते हैं पता है आपको? एमपी की गवर्नमेंट आपने कैसे गिराई थी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। गोवा की कैसे की थी? महाराष्ट्र में तो आपने पार्टियां दो भागों बांट दी, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आपने राजस्थान में किस तरह से सरकारें बचाते घूमते फिरते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं उनको कितना तंग करते हो आप, उन्हें सत्ता बचानी मुश्किल हो जाती है। किस तरह से आप उनकी पार्टियों को दो भागों में तोड़ देते हो। और छोड़िए उनकी बात, छोड़िए दुनिया भर की बातें जो करें, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, भाई जो आदमी पूरे समय नौकरी करता है उसकी उनके आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम वो खत्म कर देंगे आप, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आपने कोई सरकार चुनी, सरकार को गिराने का ठेका ले रखा है। आप किसी भी चुनी। ठीक है अनुराग जी, सुधांशु जी जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो अभय दुबे जी ने अभी आरोप लगाया आप पर जातिगत जनगणना को लेकर। जी बस सीधे बोलता हूं जी अभय जी, अब बहुत दिन हो गए जो इधर उधर की बातें करते थे। जातिगत जनगणना बिल्कुल साफ कहता हूं, ब्रिटिश टाइम में 1941 तक जातिगत जनगणना हुई। किसने रोकी 51 में? जवाहरलाल नेहरू ने। तो कहिए जवाहरलाल नेहरू गलत थे, और उसके बाद कभी नहीं होने दी कांग्रेस ने। 2011 में करवाया, आंकड़े क्यों नहीं किए? और छोड़िए, आज तो आपने कहा बिहार में आपने करवा दिया था जो कि सर्वे था, तो अब जहां सीधी कांग्रेस की सरकार है क्यों नहीं करवा रहे भाई? हिमाचल में करवाइए, तेलंगाना में करवाइए, कर्नाटक में तो किया हुआ रखा है, वो आंकड़े बाहर लाइए, दिल्ली में करवाइए, पंजाब में करवाइए, बंगाल में कराइए, तमिलनाडु में करवाइए। ये न किया था, हर चर्चा का सिरा इतिहास में जाकर जुड़ ही जाता है।